नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संजय पांडे क्लासेस में। मेरा नाम है गौरव और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी केमिस्ट्री की पाठशाला के साथ। जैसा कि आपको पता हो, हम हर रोज़ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो भी 4 घंटे। 8 से 10 सुबह हमारी क्लास चलती है क्लास 12th की, और 10 से 12 चलती है क्लास 11th। क्लास 11th का आज हम टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका है आज लेक्चर 10वां लेक्चर। पत्रिका चौराहा पे हमारी क्लासेस हैं, तो आप ज़रूर एक बार फिजिकली हमारी क्लासेस अटेंड करके देखिए कैसे केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, ठीक है, चलिए 10वां लेक्चर अपना कंटिन्यू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे भाई साहब नया टॉपिक, जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या नाम है? कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स। अच्छा, पहले बताइए सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन क्या होता है? या उसके भी पहले थोड़ा और बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सुनिए, मुझे बताइए, मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे बताइए कि मैटर के कितने भाग होते हैं, किस तरह क्लासिफाई करूं मैं मैटर को? मैटर, अरे फिजिकल, केमिकल, फिजिकल कैसे? फिजिकल सॉलिड लिक्विड गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड लिक्विड गैस, सब लोग इधर ध्यान देंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड लिक्विड गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन में बहुत बढ़िया, गुड। केमिकल में प्योर और इम्प्योर, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को और हम कुछ बोलते हैं क्या? मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं मिक्सचर। अब ये बताइए मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं 2 टाइप के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। क्या होते हैं होमोजीनियस, क्या होते हैं हेट्रोजीनियस? ओ नहीं, चीनी और पानी सेम है? क्या क्या? हाँ ठीक है, रुक अलग अलग नहीं देखे जा सकते। एक सुनिए, मिक्स्ड आप जो बोल रही हैं इकरा, वो मिक्सचर की डेफिनेशन है। कोई भी वो चीज़ जो एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट से बनी हो, मिक्सचर है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपने पहले बोला था, यूनिफॉर्म कंपोजिशन एक सही शब्द है। एक इन्होंने बात बोली कि जब हम मिक्सचर बना दें तो उनके कंपोनेंट्स को अलग अलग देखा नहीं जा सकता। एक बार आपने चीनी को पानी में घोल दिया, क्या उसको अलग देखा जा सकता है? चीनी को नहीं। जब एक बार होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, फिर उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग पानी में नहीं देखा जा सकता। हाँ बोलिए कुछ। अच्छा बोल रहे नहीं, बोलिए अगर। अच्छा, तो होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स which have uniform composition throughout, which have uniform कोई कुछ बोलना नहीं? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, अरे यार ये बहुत ज़्यादा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट का मतलब क्या होता है कि आप एक बार 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालिए, उसको मिलाइए, उसको आपने एक बार अच्छे से डिसॉल्व कर लिया, मिला लिया। उसके बाद 1 चम्मच पानी ऊपर से टेस्ट करिए, 1 चम्मच पानी नीचे से टेस्ट करिए, 1 चम्मच पानी बीच से टेस्ट करिए। क्या तीनों का टेस्ट आपको सेम नज़र आएगा? मतलब चखने में सेम आएगा? उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सबसे बढ़िया एग्जांपल नमकीन। नमकीन, कोई भी मिक्सचर वाली नमकीन यार, नवरत्न वाली, खट्टा मीठा है ना, खट्टा मीठा। हाँ मैं लेके आया था कि नहीं उस दिन क्लास में। भाई उससे बढ़िया क्या एग्जांपल हो सकता है? आप कभी खाओ आपको कुछ मूंगफली मिल गई, कभी खाओ आपको वो गाठिया मिल गया, कभी खाओ आपको कुछ काजू वाजू मिल गया। मतलब हमेशा उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। हमेशा आप नमकीन के पैकेट में से नमकीन निकालो, मैं भुजिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा हम नमकीन के पैकेट में से नमकीन निकालो, हाँ ठीक है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, आलू भुजिया। हाँ नहीं तो, हाँ तो सुनिए,
होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। क्या उनके पार्टिकल्स को हम मिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद अलग से देख सकते हैं? नहीं। पर क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम एक एक पार्टिकल को देख सकते हैं खुद से? नमकीन के सारे पार्टिकल देख सकते हो ना, ये मूंगफली है, ये है, ये वो है, देख सकते हो। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर्स की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। होमोजीनियस मिक्सचर की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, हेट्रोजीनियस कांस्टेंट नहीं रहती है। तो क्या आपसे आप कोई होमो और हेट्रो में अंतर पूछेगा, डिफरेंसेस पूछेगा, आप बता लेंगे? 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, 3 पॉइंट, होमो हेट्रो, 3 पॉइंट मैंने बताए। क्या क्या बताए हैं? पहला, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें है नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा हाँ, जो है हाँ, कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल। या इससे बढ़िया एक चीज बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, एक बार होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, फिर उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना मुश्किल होता है। अरे आपको नमकीन में अगर मूंगफली नहीं पसंद है तो आप निकाल सकते हैं ना, उसको हटा सकते हैं ना। पर अगर एक बार चीनी को पानी में मिला दिया तो उसको वापस चीनी बनाना मुश्किल है ना, उसको वापस सेपरेट करना पानी से मुश्किल है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि द कंपोनेंट्स ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मेथड से एक होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना मुश्किल होता है, जबकि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर ले लिया जाए तो क्या फिजिकली हम सेपरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। कंपोनेंट्स आर विजिबल बाय नेकेड आई। सब लोग लिखेंगे, ये डिफरेंसेस लिखेंगे। तीसरा हाँ, बोलिए चर्चा करिए, चर्चा। इजी टू सेपरेट, लिखते जाएंगे मेरे साथ। It is not easy to separate their components by physical means. इसमें है components can be separated. Components can be separated. मैं साथ साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगी, इसलिए देख लीजिए। Components can be separated by physical means. Components can be separated by physical means. अरे भैया, हुआ। और चौथा पॉइंट, होमोजीनियस मिक्सचर की डेंसिटी कांस्टेंट, इसकी डेंसिटी वेरिएबल। चारों पॉइंट आपकी कॉपी में होने चाहिए। आप बताइए। अच्छा, ये लिखिए भाई, लिखिए। सानिया बेटा, समझ में आ रहा है? जिंदा हो भाई, बस जिंदा, ओनली अलाइव। क्या? हाँ बताइए। कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई।
कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। राइटिंग बहुत ही खराब है, इसे पूछ पूछ के लिखिएगा। कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, कंपोनेंट्स आर विजिबल बाय नेकेड आई। कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, कंपोनेंट्स आर विजिबल बाय नेकेड आई। It is not easy to separate their components by physical means, whereas components can be separated by physical means in heterogeneous mixtures. दोनों का एग्जाम्पल भी लिखेंगे, पहले 4 पॉइंट लिखेंगे, फिर 5वें में एग्जाम्पल लिखेंगे। होमोजीनियस का सबसे बड़ी एग्जाम्पल है चीनी पानी, और उसका है नमकीन। यहाँ नमकीन लिख लीजिए, मिट्टी लिख लीजिए, हाँ मड लिख लीजिए, मड वाटर लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए, बस लिखिए लिखिए। लिख लो भैया। मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे 11th वालों, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अगर कल ख़त्म हो गया मतलब तो सैटरडे से ही, ठीक है हितेश? आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहानियाँ सुने। पहले हम लोग कहानी सुनेंगे कि सब कुछ डिस्कवर कैसे हुआ। इसकी अरे यार बहुत बोरिंग है वो, कहानी है ही नहीं। घंटा एक जगह कहीं नहीं आएगी वो, जबरदस्ती दिया हुआ। It is not easy to separate their components by physical means. Components can be separated by physical means. अरे हुआ क्या? ये पॉइंट्स हो गए। अगला लिखिए डेंसिटी इज कांस्टेंट। लिखिए भैया, डेंसिटी इज कांस्टेंट। होमोजीनियस में लिखिए डेंसिटी इज कांस्टेंट। हेट्रो में लिखिए डेंसिटी इज वेरिएबल। और एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। जतिन भैया हुआ? हितेश भैया आपका हो गया? अच्छा हाँ ये चीज़ तो हाँ हो। अच्छा अब बताइए, अब सुनिए, अब ये हो गया, अब बताइए सोल्यूशन क्या होता है। अरे मैं तो बता ही दूंगा बे, तुम लोग बताओ, बताइए सोल्यूशन। अरे उनको मैंने पढ़ा दिया, उन लोगों की चिंता मत करो। हाँ बोलिए 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 बोलिए। अरे मैं सही नहीं पूछ रहा हूँ, आप लोग के दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है वो पूछ रहा हूँ बस। शानदार, और कुछ बताइए। हाँ सही, अरे सही। हाँ एग्जाम्पल बताओ कुछ। चीनी पानी, गुड, ठीक है। शाश्वत भैया कुछ बताएंगे? आगे बढ़ो। सेम। अच्छा सुनिए, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। सोल्यूशन क्या है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। अब जरा टुकुर टुकुर मेरी तरफ देखिए। सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। और सुनिए 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 सुनिए, ये है हमारा सोल्यूशन। ये क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका? 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। अब इसमें एक कंपोनेंट फिक्स रहेगा, वो क्या है? सॉल्वेंट। एक कंपोनेंट फिक्स रहेगा, वो है सॉल्वेंट। और बाकी जितने भी कंपोनेंट होंगे सॉल्वेंट को छोड़ के वो होंगे सल्यूट। मतलब किसी भी सोल्यूशन में सॉल्वेंट केवल एक ही रहेगा, और बाकी जितने भी कंपोनेंट होंगे वो क्या बोलेंगे? सल्यूट। बाकी जितने भी होंगे वो क्या बोलेंगे? सल्यूट। मान लीजिए चीनी और पानी का सोल्यूशन है, चीनी और पानी का सोल्यूशन है, उसमें एक कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट यानी कि पानी, एक कंपोनेंट होगा सल्यूट यानी कि चीनी, ठीक है। अब इतना लिखिए सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट, दूसरा कंपोनेंट दूसरा जो भी होगा, जो भी बचा उसको बोलेंगे सल्यूट। अब सुनिए, अब सुनिए, हाँ गुड गुड गुड।
आइए देखते हैं। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि भाई पूछना मेरा कर मेरा भाई है वो जब सुनो काफी वाजिब सवाल है कि जब मैं बोल रहा हूँ कि चीनी और पानी का सोल्यूशन बन रहा है तो मैं चीनी को ही क्यों सोल्यूट बोल रहा हूँ? मान लो मैं वो तो चीनी सॉल्वेंट है, क्या दिक्कत है बताइए? ये तो हो गई लॉजिकल बात, साइंटिफिक बात बताइए। मैं पानी को ही क्यों सॉल्वेंट बोल रहा हूँ, चीनी को क्यों नहीं बोल रहा? भाई पानी क्यों सॉल्वेंट है? हाँ तो अरे काफी पास है, गुड। बताइए बताइए। कोई शुगर जो है वो पानी में घुल जाएगी, पानी शुगर में है तो भाई बोला ना भाई पानी शुगर में। अच्छा एक बात सुन, तुम ना चीनी ले लो, मान लो चीनी ग्लास में ले लो, ऐसे 2 चम्मच चीनी डाल दो, ठीक है, और चीनी पे पानी डाल दो और तो घोलो ना बैठ के, नहीं घुल जाएगा। आजा सुनिए मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, आप वो लाइन हर पेपर में मार सकते हैं, पेपर में ही मारिएगा। सॉल्वेंट डिटरमाइंस, इधर देखिए, सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब इस लाइन का मतलब यह है कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की होगी। इस लाइन का मतलब है कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की होगी। ये बताइए जब चीनी और पानी का सॉल्यूशन बन रहा है तो उसकी स्टेट क्या है? बेटा सो के नहीं आते आके सोता है, गुड। अच्छा सुनिए जब चीनी और पानी का सोल्यूशन बन रहा है तो हितेश को छोड़िए, आप लोग बताइए कि फिजिकल स्टेट फाइनल सोल्यूशन की क्या है? लिक्विड है। और चीनी और पानी में से कौन सा कंपोनेंट लिक्विड है? वाटर ना वाटर ना। तो सॉल्वेंट कौन होगा? हाँ तो ठीक है ना, दोनों लिक्विड हो गया तो फाइनल भी तो लिक्विड ही बन रहा है। अब सुनो, अब ये अच्छा तुम लोग सीक्वेंशली नहीं आ रहे हो, सुनो अरे बता तो रहा हूँ, सुनो तो जान लोगे क्या? सुनो, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों अलग अलग स्टेट में है, तो इट इज द सॉल्वेंट विच डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की भी होगी। यानी कि इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होगी वही फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी। यानी कि अगर चीनी पानी लिक्विड बन रहा है तो हम सॉल्वेंट किसको लेंगे? पानी को लेंगे, क्योंकि वही लिक्विड है। चीनी पानी अगर लिक्विड बन रहा है फाइनली तो हम किसको लेंगे? सॉल्वेंट, पानी को। अच्छा अब मान लो कि दोनों चीजें जो हम मिक्स कर रहे हैं वो लिक्विड हो गई और फाइनल सोल्यूशन भी लिक्विड बन रहा है। अब हम किसको सॉल्वेंट लेंगे? जिसका अमाउंट ज़्यादा है, जिसका अमाउंट बाई मोल ज़्यादा है, चाहे बाई मास चाहे बाई मोल, जिसका अमाउंट ज़्यादा है हम उसको एज सॉल्वेंट ले लेंगे। तो पहला लाइन तो ये लिखिए, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर डिफरेंट, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर डिफरेंट, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर डिफरेंट। कलम चलाने की आदत डालें, तेज हाथ तेज चलाएं। हाँ ऐसे करते हुए मार दो उसको। व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर डिफरेंट। अरे कुश्ती नहीं
हाँ, when solute and solvent are different, then it is the solvent which determines the physical state of the solution. Then it is the solvent which determines the physical state of the solution. Then it is the solvent which determines the physical state of the solution. यानी कि जो भी solution की final physical state होगी वही solvent की भी physical state होगी. समझे? समझे? आप ये सब 12वीं में भी फिर से पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही पढ़ा दे रहा हूं ताकि आप लोग फेमिलियर रहें. कब तक आएगी यार दाढ़ी? अरे तू कम से कम ठीक लग रहा है भाई, मैं चूतिया लग रहा हूँ. रॉकी भाई ये इतना लिखा. फिर सेकंड लिखिए, इफ बोथ द कंपोनेंट्स आर लिक्विड, इफ बोथ द कंपोनेंट्स आर ऑफ सेम स्टेट, लिक्विड भी छोड़िए, इफ बोथ द कंपोनेंट्स आर ऑफ सेम स्टेट, इफ बोथ द कंपोनेंट्स आर ऑफ सेम स्टेट, then solvent is that component, then solvent is that component which has larger mass or moles, which has larger mass or moles. Which has larger mass or moles. ठीक है, ठीक ठीक ठीक. अच्छा आप सुनिए, तो क्या हमने ये देख लिया कि किसी भी सोल्यूशन में मान लीजिए अभी दो कंपोनेंट का सोल्यूशन ले रहे हैं, चीनी और पानी. जब हम चीनी और पानी का सोल्यूशन ले रहे हैं तो हमारे पास एक सॉल्वेंट है पानी और एक सल्यूट है चीनी. अब मान लीजिए, सुनिए, आप सुनते जाइए, बस सुनते जाइए, इधर ध्यान दीजिए. हम ले रहे हैं 3 कंपोनेंट का सोल्यूशन, चीनी पानी नमक, चीनी पानी नमक. तो सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा, सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा, हमेशा एक. तो एक सॉल्वेंट है और सल्यूट कितना? 2. चीनी और 3 कंपोनेंट का सोल्यूशन, 4 कंपोनेंट का. सॉल्वेंट कितना? सल्यूट कितना? हाँ तो नींबू भी सल्यूट होगा ना भाई, भले वो लिक्विड हो पर वो छोटी क्वांटिटी में पड़ेगा ना. गंदा जो मार दिया. सुनिए, सोल्यूशन n कंपोनेंट का, अब n कंपोनेंट का सोल्यूशन है. सॉल्वेंट कितना? एक सॉल्वेंट. सल्यूट कितना? n-1. मेरे को n+1 सुनाई दिया. तो n, सुनिए, अगर n कंपोनेंट का सोल्यूशन होगा तो n-1 सल्यूट पार्टिकल्स होंगे और 1 सॉल्वेंट होगा. इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं. 2 कंपोनेंट के सोल्यूशन को बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं, 3 कंपोनेंट के सोल्यूशन को टर्नरी सोल्यूशन बोलते हैं. अभी हमने ये देखा था कि सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, इसको बोल देंगे बाइनरी सोल्यूशन. क्या बोलेंगे? बाइनरी सोल्यूशन. 3 कंपोनेंट है, इसको बोल देंगे टर्नरी सोल्यूशन, टर्नरी. ठीक है. 4 कंपोनेंट है, इसको बोलेंगे क्वाटर्नरी सोल्यूशन. क्या बोलेंगे? क्वाटर्नरी सोल्यूशन. कोई दिक्कत? हम अपने काम में बस बाइनरी सोल्यूशन लेंगे, केवल बाइनरी, यानी कि हम केवल सीधे साधे लोग 2 कंपोनेंट मिक्स करेंगे. अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, हमारे लिए कंसंट्रेशन निकालना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है हमारे लिए कंसंट्रेशन निकालना, और क्या है ये कंसंट्रेशन शब्द का मतलब?
ओके, इन्होंने कंसंट्रेशन शब्द का मतलब सही बताया है कि सल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व है वाटर या किसी भी सॉल्वेंट में, उस शब्द का मतलब है कंसंट्रेशन। कि सल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व है किसी भी सॉल्वेंट में, शब्द का मतलब है कंसंट्रेशन। पर क्यों जरूरी है, जरूरत क्या है? जरूरत कोई जरूरत? अरे पता करके करेंगे क्या, वो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ कि तुम घर में चाय बना रहे हो, अगर तुमको अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारी चाय में 1 चम्मच चीनी डालनी है या 2 चम्मच चीनी डालनी है, या तुम्हारी चाय में 1 चम्मच चाय पत्ती डालनी है कि 5 चम्मच चाय पत्ती डालनी है, तो क्या तुम्हारी चाय कभी अच्छी बन पाएगी? और कल को मान लो तुमसे कुछ नहीं हो पाया, तुमने चाय का ठेला खोला तो तुम्हारी चाय बिकेगी? नहीं बिकेगी ना। तुम्हें करियर के साथ खिलवाड़ होगी कि नहीं? तुम आइस टी का खोलना बेटा तुम आइस टी अच्छी होती है तुम्हारी। सुनो, तो हमारे करियर के साथ खिलवाड़ हो गया ना। अगर हमें नहीं पता कि हमारी चाय में कितनी चीनी पड़ने वाली है, कितनी चाय पत्ती पड़ने वाली है, चाय बिकेगी ही नहीं हमारी। हम प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? अरे सेंस है कि नहीं? हमारा पूरा करियर चौपट, पहला स्टेप गलत हो गया ना। हम चाय बेच पाएंगे ना हम वहां तक भी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देखो, इसीलिए कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, इसीलिए हमें कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है। केजरीवाल को बनवा रहा है, सुनिए, इसीलिए हमें कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है ताकि हम ये सीख सकें कि हम चाय कैसे बनाएं अच्छे से। ठीक है, बेसिक एप्लीकेशन समझ में आया कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने का, कि चाय अच्छे से बनानी आ जाए। अपने लिए अगर शरबत हम बना रहे हैं तो अच्छे से बना पाएँ। क्यों? क्योंकि उसमें हमें कंसंट्रेशन टर्म से ये सीखने को मिलता है कि अगर हम कोई सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें सॉल्वेंट कितना है, सल्यूट कितना है, कौन सा सल्यूट कितना है। ठीक है, हमें कंसंट्रेशन टर्म से बस यही सीखने को मिलता है, सॉल्वेंट कितना है, सल्यूट कितना है, दोनों को कितना हमने मिलाया तो अच्छा एक सोल्यूशन बन गया। उसका यूज अलग अलग जगह कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में फ्लोराइड आयंस रहते हैं। क्या रहते हैं? फ्लोराइड आयंस। अब अगर ये फ्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन अगर 1 ppm से कम हो गई, ppm कुछ होता है, कंसंट्रेशन का एक टर्म होता है, अगर ये फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन 1 ppm से कम हो गई तब भी दिक्कत है, हमारे दांत खराब हो जाएंगे। और अगर 1.5 ppm से ज्यादा हो गई तब भी दिक्कत है, हमारे दांत फिर भी खराब हो जाएंगे। तो ये बैलेंस रखने के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि कंसंट्रेशन होती क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है क्या, है ना। तो कंसंट्रेशन शब्द का मतलब समझ में आया कि कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, और कंसंट्रेशन टर्म का यूज समझ में आया, समझ में आया। अब देखिए, कंसंट्रेशन टर्म हम 8 या 9 तरीके पढ़ेंगे। कितने? 8 या 9। आपके में 4 दिया है, मैं 8 या 9 पढ़ाऊंगा। इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि आप 12th के पहले चैप्टर में आके फिर से वही पढ़ रहे होंगे। आज नहीं पढ़ना है, 12th में क्यों पढ़ेंगे, 11th में पढ़िए, 11th में पढ़िए। क्या दे भाई, देखो, एक बार आप 11th में आ गए, एक बार आप 11th में आ गए, आपने साइंस ले ली, फिर आपने गलती कर दी है आप गलती कर चुके हैं, फिर देयर इज मतलब सुधार नहीं सकते आप अरे भाई, दिस इज अ डार्क गलती क्यों? वो आपको करके, अरे देखो, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में टफ होती है, हर चीज़, कोई चीज़ आसान नहीं होती है। बस आप में कला होनी चाहिए कि आप उसको सामने वाले को दिखा दे कि हाँ यार ये करने में बहुत आसान है। मेक थिंग्स लुक इजी। दिस इज आर्ट, दिस इज आर्ट दिस इज आर्ट। सुनिए, गलती वलती कुछ नहीं, पर ठीक है, अगर आपने साइंस ले लिया और फिर अगर आप किताब नहीं छुएंगे तो फिर वो गलती से बड़ा कुछ नहीं है।
मैंने तो अपने बहुत सारे दोस्तों को जो बहुत पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, जो कि केवल उस चक्कर में कि साइंस पढ़ने में बहुत इज्जत होती है, ये होती है, वो होती है, उस चक्कर में केवल साइंस ले रहे थे, मैंने उनको बहुत मना किया कि इससे बढ़िया कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ ले लो। पढ़ना तो कम से कम पड़ता है यार साइंस वालों से, साइंस में पढ़ना बहुत पड़ता है। अगर आपको ये गलत फहमी हो कि आप साइंस लेके और जैसे 10 तक पढ़ते थे वैसे आप पास कर लेंगे ना, लटक जाएंगे, बहुत बहुत प्रॉपरली लटकेंगे। क्योंकि जैसे जैसे हाँ, पंखे पे चाहे पेपर में कहीं भी लटक जाए, हाँ कहीं भी लटक सकते हैं। हाँ ठीक है। क्या 11th में? हाँ तो और होते हैं क्यों नहीं होते भाई 11th क्लास, क्योंकि 10th और 11th के सिलेबस में अप्रोच में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 10th में हम लोग कितना ही पढ़ते थे बे, कितना ही पढ़ते थे। हाँ और फिर भी 70-80%, 90% आ जाते थे आराम से। 11th में लाके दिखाओ, फट के हाथ में आ जाती है। तो साइंस पढ़ना, अगर आप साइंस के लिए कमिट हो रहे हैं कि आप साइंस ले रहे हैं और फिर अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो वो गलती से कम नहीं है, फिर आप पढ़िए, फिर दूसरा कोई अल्टरनेटिव मत रखिए अपने लिए। अगर आप रख रहे हैं फिर या तो आप बेवकूफ़ हैं और या तो नहीं और या तो फिर आप अपने लिए कोई दूसरा करियर पाथ डिसाइड करके रखिए, कुछ भी दूसरा डिसाइड करके रखिए, क्योंकि फिर आप सेफ जोन में तो नहीं खेल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं खेल रहे हैं। आप बहुत अपने जीवन के साथ आप बहुत रिस्क ले रहे हैं, उतना रिस्क फिजिबल नहीं है। हितेश कहाँ चलेगा भाई? जिम ट्रेनर का भाई तुमने कितने मजे ले लिए ना, अब वो बेचारा कभी जिम जाएगा नहीं, तुमने इतने मजे ले लिए उसके। हितेश ये लोग बोले जिम ट्रेनर का फोन था आपके, ये लोग बोले आपके जिम ट्रेनर का फोन था, ये लोग बोल रहे आपके जिम ट्रेनर का फोन था। अच्छा सुनिए, अब सुनिए, अरे सुनिए, अब कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते, सुनिए कंसंट्रेशन टर्म। हाँ तो मैं एक चीज़ आपको बताया था कि जब आप 11th में आ गए तो अब वो सारा बैरियर ख़त्म कर दीजिए कि ये 11th की चीज़ है, ये 12th की चीज़ है। 11th में आने के बाद कोई बैरियर नहीं बचता कि ये 11th की, ये 12th की है। आप 12th का भी पढ़िए, 11th का भी पढ़िए, जो मिले सब पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, सब कुछ। आप क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तो आपको 11th थोड़ी टफ लगेगी, 12th उतनी आसान लगेगी। और 11th आपकी जितनी अच्छी गुजरेगी 12th आपकी उतनी मक्खन गुजरेगी, और 11th आपकी जितनी निपट जाएगी 12th और ही निपट जाएगी। 12th समझ में आ जाएगी एक बार को, अगर कोई कायदे का समझाने का मिल जाए तो 12th समझ में आ जाएगी, पर कॉन्फिडेंस अंदर से कभी नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें वही रिपीट होंगी। मतलब जो बेसिक चीज़ होंगी घूम फिर के वही आएंगी। जैसे देखो ये लो सोल्यूशन पढ़े ना, घूम फिर के हर चीज़ मोल कॉन्सेप्ट पे आ रही है, सब में मोल्स निकालना है, हर जगह मोलैलिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। जब तक तुम कंसंट्रेशन टर्म नहीं सीखे रहोगे कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? आएगा ही नहीं। तो सुनिए, कंसंट्रेशन टर्म हम कितनी पढ़ेंगे? 7-8 टाइप की। कौन कौन सी? देखिए, परसेंट बाय मास, दूसरी परसेंट बाय वॉल्यूम, तीसरी परसेंट बाय अरे ये पीछे क्यों नहीं हो रहा? मास बाय वॉल्यूम परसेंट, और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, या पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। फिर अरे मोल फ्रैक्शन भूल गए, मोल फ्रैक्शन। फिर मोलैरिटी, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ।
एक और स्ट्रेंथ, अरे होती तो एक और है, स्ट्रेंथ होती है, नॉर्मेलिटी भी होती है, क्या क्या? हाँ कुछ क्या सीधी भाषा में? अरे बताते हैं ना, ऐसे तो ना कि भाग जाएंगे। ये सब है कंसंट्रेशन टर्म जो हमें पढ़नी है, कौन कौन सी है? परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम या पीपीबी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ठीक है, ये सब हमें पढ़ना। और स्ट्रेंथ। अब सुनिए, कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आप इनकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, और मैं आपको सारे कंसंट्रेशन टर्म की एक एक डेफिनेशन बताऊंगा। हर क्वेश्चन में आप उस डेफिनेशन को लिखेंगे और अप्लाई करेंगे। अप्रोच सुनिए, कंसंट्रेशन टर्म के 100% क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप सबकी डेफिनेशन बस अप्लाई कर दें। हर कंसंट्रेशन टर्म की एक डेफिनेशन होती है, मैं आपको वो डेफिनेशन लिखवाऊंगा, बुक में क्या दिया है वो भाड़ में गया, खुला बोल रहा हूं, बुक में क्या दिया है वो भाड़ में गया। आपको क्वेश्चन बनेगा, आपको समझ में आएगा, वो मेरी गारंटी है, पर उसके लिए कंडीशन क्या है? आपको मेरा बताया हुआ डेफिनेशन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? कोई समस्या? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है परसेंटेज बाय मास या मास बाय मास परसेंट, परसेंटेज बाय मास, या फिर ये क्या हो गया, या फिर वेट बाय वेट परसेंट, परसेंटेज बाय मास या वेट बाय वेट परसेंट। इधर देखिए, और सब लोग आराम से पेन कॉपी छोड़िए, आराम से देखिए, परसेंटेज बाय मास या वेट बाय वेट परसेंट। अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई सोल्यूशन x ग्राम परसेंट बाय मास है, अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई सोल्यूशन x ग्राम परसेंट बाय मास है, तो उसका मतलब ये है, अरे कभी कभार मुंह से गाली आने लगती है पर दे नहीं सकते। सुनिए, अगर कोई सोल्यूशन x परसेंट बाय मास है, तो उसका मतलब ये है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में x ग्राम सल्यूट है। लीजिए ये डेफिनेशन, इस चीज को आप हर जगह लगाइए। अगर कोई सोल्यूशन x परसेंट बाय मास है, तो इसका मतलब है 100 ग्राम सोल्यूशन में x ग्राम सल्यूट है। समझ में आया? अगर कोई सोल्यूशन x परसेंट बाय मास है, तो इसका मतलब है 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है, सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन में x ग्राम सल्यूट मिला हुआ है। x परसेंट बाय मास या x परसेंट वेट बाय वेट। समझ में आया? एग्जांपल लेते हैं, सुनिए। मान लीजिए इधर देखिए सब लोग, 10% बाय मास नमक पानी सॉल्यूशन, 10% बाय मास नमक पानी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब समझिए, जो मैं लिख रहा हूं वो लिखिए। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम नमक है। समझ में आया? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम नमक है। लिखिए भाई, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम नमक है। अब देखिए, थोड़ी सी आगे की बात समझाता हूं। आगे की बात क्या है कि इस सॉल्यूशन में टोटल है क्या क्या? क्या इसमें नमक है और इसमें पानी है? क्या इसमें नमक है और इसमें पानी है? व्हाट इज पानी? पानी इज सॉल्वेंट। और व्हाट इज नमक? नमक इज सॉल्यूट। क्या ये सॉल्यूशन 100 ग्राम है? नमक कितना है इसमें? नमक कितना है? 10 ग्राम। ठीक है। अरे ठीक है, शांत। नमक कितना है? 10 ग्राम। पानी कितना है? 90 ग्राम। हमेशा याद रखिए, सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। लिखिए इसको, सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसलिए हमेशा एवरी टाइम मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू
मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूशन केवल दो चीजों से मिलकर बना है, इसलिए हमेशा मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। गुड। तो क्या x% बाई मास का मतलब समझ में आ गया? 100 ग्राम सोल्यूशन लेंगे तो x ग्राम सल्यूट मिलेगा हमें, हमेशा यही डेफिनेशन लगानी है। 100 ग्राम सोल्यूशन लेंगे तो x ग्राम सल्यूट मिलेगा, 100 ग्राम सोल्यूशन लेंगे तो x ग्राम सल्यूट मिलेगा। ठीक है, तो सुनिए, एक बात सुनिए, कई बार बोल देता है कि इस सल्यूट का परसेंट बाई मास निकालिए। तो परसेंट बाई मास निकालने का क्या तरीका है? परसेंट बाई मास इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। परसेंट बाई मास ऑफ सल्यूट, परसेंट बाई मास ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंट बाई मास is mass of solute upon mass of solution into 100. Percent by mass is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100. अब सुनिए, ये फॉर्मूला आपके पास, मैं बोल रहा हूं x% बाई मास है, वैल्यूज रखिए भाई। x% बाई मास है तो हम मास ऑफ सोल्यूशन कितना मान लेते हैं? अब सोल्यूशन का तो सोल्यूशन का तो 100 मानते हैं ना, और फिर उसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकाल आता है? x निकाल आता है ना। 100 अगर इसको रखेंगे तभी तो ये कटेगा और x मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 100 मानते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। परसेंट बाय वॉल्यूम, अब सोचिए क्या होगा? जैसे परसेंट बाय मास था, हाँ सोचिए, अरे बताइए, परसेंट बाय मास में हमने क्या लिया था? दोनों चीज, सल्यूट और सॉल्वेंट, सल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को मास में लिया था परसेंट बाय मास में। अब इसमें वॉल्यूम मिलेंगे। गुड, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पर ये तो हुआ फॉर्मूला, हमारा काम ज़्यादा इससे नहीं चलेगा, फॉर्मूला लिख लीजिए। पर ये तो हुआ फॉर्मूला, ये हुआ फॉर्मूला, हमारा डेफिनेशन से काम चलेगा। पहले फॉर्मूला लिख लो, पहले फॉर्मूला लिख लो। परसेंट बाय मास, सॉरी, परसेंट बाय वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, जैसे मास में हमने बोल दिया था परसेंट बाय मास में कि हम 100 ग्राम सोल्यूशन ले रहे हैं, उसमें कितना सल्यूट मिलेगा? x ग्राम। इसमें हम बोल रहे हैं हम 100 ml सोल्यूशन ले रहे हैं, इसमें हमें कितना सल्यूट मिलेगा? x ml। दोनों का वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, दोनों का क्या कंसीडर करेंगे? वॉल्यूम। दोनों क्या कंसीडर करेंगे? वॉल्यूम। वहां हमने दोनों का क्या कंसीडर किया था? मास। ठीक है, समझ में आया? तो इसकी डेफिनेशन होगी x% बाई वॉल्यूम मीन्स 100 ml सोल्यूशन में x ml सल्यूट। लिख लीजिए, यही डेफिनेशन, ये आपको याद होनी चाहिए। कुछ और याद हो ना हो, ये आपको याद होनी चाहिए। तुझ में है कुछ सुबह सा, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आ रही है क्या? अरे दोनों ऊपर नीचे लीटर में कर लेंगे तो लीटर में भी हो जाएगा भाई। वो तो ऊपर नीचे बस यूनिट सेम होनी चाहिए।
अरे हुआ, हो गया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट परसेंट मास बाय वॉल्यूम। और मेरे को उसका बताइए कि क्या लेंगे, परसेंट बाय मास बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होगी। गुड, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये तो फॉर्मूला हो गया। पर डेफिनेशन बताइए। गुड, 100 ml सोल्यूशन में x ग्राम सोल्यूट। अरे डेफिनेशन कॉमन सेंस भाई, कॉमन सेंस। मैं बोल रहा कि ये हो गया। अब हमें बताइए कि परसेंट मास बाय वॉल्यूम की क्या डेफिनेशन होगी, परसेंट मास बाय वॉल्यूम की। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ आ रहा है? इकरा आ रहा है? नहीं, मजा नहीं आ रहा। अरे लिखिए भाई, परसेंट मास बाय वॉल्यूम। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। तीसरा है परसेंट मास बाय वॉल्यूम। ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, भाई मास बाय वॉल्यूम है तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 100 ml सोल्यूशन में x ग्राम सोल्यूट। 100 ml सोल्यूशन में कितना मास सोल्यूट, x ग्राम। 100 ml सोल्यूशन में कितना मास सोल्यूट, x ग्राम। 100 ml सोल्यूशन में कितना सोल्यूट, x ग्राम। भाई है भाई मेरा यार, अलग से जाके पढ़ा। अब आएगा पीपीएम। आइए आइए, इधर देखिए, इधर देखिए। अच्छा, कौन कौन MNIT से आसपास गुजरा है, मतलब उस साइड को गया है MNIT के आसपास? अरे यार, ये काम है। तेलियरगंज नहीं गए हो कभी? तेलियरगंज नहीं गए हो कभी? गए? अरे MNIT नहीं देखा है? तेलियरगंज वाला चौराहा, शाश्वत के ऊपर इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं कि वो घर से नहीं निकलता है। और तुम तो रसूलाबाद जाते हो बे। अबे तो उसके आगे थोड़ा और जाके कभी देखाओ। नहीं मत देखो, कोई ऐसे देखने वाली चीज़ नहीं है। वहाँ पे चौराहे पे अगर आप देखें, किसी ने यमुना गेट देखा है? यमुना गेट देखा किसी ने? वहाँ पे एक सामने मॉनिटर लगा है, वो सामने पॉल्यूटेंट्स ट्रैक करता है, कभी देखा है? और भी कई जगह लगा होगा ट्रैकर कई जगह लगा रहता है ना, कि वो एयर पॉल्यूशन ट्रैक करता है। एयर मतलब एयर में जितने भी अलग अलग गैसेस रहती हैं और पॉल्यूटेंट्स रहते हैं अलग अलग, वो ट्रैक करता है। मेवाल चौराहे पे, हाँ हो सकता है होगा। तो वो किस यूनिट में ट्रैक करते हैं सब पॉल्यूटेंट्स को? पीपीएम। वो किस यूनिट में ट्रैक करते हैं? पीपीएम। भाई ये बताओ कि तुम एक बड़े से समंदर में 2 चम्मच चीनी डाल दो तो क्या सोल्यूशन बना? मतलब बन गया पर कोई खास नहीं, मतलब ना के बराबर। तो मैं मना कब कर रहा हूँ मैं? सोल्यूशन तो बना। एक बड़े समंदर में 2 चम्मच चीनी डाल दी जाए तो सोल्यूशन तो बना। अब मान लो मुझे उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है। आपकी बात सही है, पर मैंने क्या बोला, ध्यान सुनिए। मुझे उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी, और गौरव नाम के लोग
तो सुनिए, एक बड़े समंदर में मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी, मुझे उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस बेचारे को मत देखो। सारे गौरव नाम के लोग एड़े नहीं होते। अरे मैं भी हूँ भाई। अच्छा सुनो सुनो सुनो, तो अगर मुझे उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है और मैं नॉर्मल कोई मेथड यूज़ कर लूँ, परसेंटेज बाय मास यूज़ कर लूँ, भाई साहब कितने जीरो लगेंगे तुम्हें पता है? कितना 0.0000000, उसके बाद कोई मान लो डिजिट आ गया, परसेंट, ऐसा कुछ आएगा आंसर, है ना? बहुत छोटी कोई वैल्यू आएगी। अब जब इतनी छोटी क्वांटिटी में सल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए सॉल्वेंट हमारा बहुत ज़्यादा है और सल्यूट पार्टिकल्स इतनी छोटी क्वांटिटी में, इतनी ट्रेस अमाउंट, इसको बोलते हैं ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट। जब इतने ट्रेस अमाउंट में सल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं तो फिर हम क्या यूनिट करते हैं कंसंट्रेशन निकालने के लिए? ppm, विच इज पार्ट्स पर मिलियन, विच इज पार्ट्स पर मिलियन, एंड इट इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। क्या हम परसेंट बाय वेट में, परसेंट बाय मास में मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 कर रहे थे? परसेंट बाय मास में हम मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 कर रहे थे। ppm में हम क्या कर रहे हैं? 10 की पावर 6। लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए। ये काम आता है बहुत ही ट्रेस क्वांटिटीज में सल्यूट की प्रेजेंस निकालने के लिए। जैसे हमारी एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ी है भाई, उसमें मान लो कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, कुछ पॉल्यूटेंट आ गया, वो तो बहुत छोटी अमाउंट प्रेजेंट रहता है। कभी अगर उधर गए तो देखोगे कि बेंजीन, टॉलुइन, ये सब के बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स लिखे रहते हैं वहाँ पे, 10 ppm, 15 ppm ऐसे। तो वो सब पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको नापने का काम आता है ppm। पार्ट्स पर मिलियन लिख लीजिए। मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। इन जनरल दोनों को ग्राम में ही लेते हैं हम। इन जनरल मास ऑफ सल्यूट भी ग्राम में लेते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन भी ग्राम में लेते हैं। तो अगर सोचिए, अगर मेरे को बोल दिया जाए कि 1 ppm है किसी सल्यूट की कंसंट्रेशन, 1 ppm है, तो इसका मतलब 1 ppm क्या मतलब है? 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में 1 ग्राम सल्यूट। क्या ये मतलब हुआ? अगर 1 ppm है किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, तो मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, तो 1 पे आएगा मास ऑफ सोल्यूशन विल बी 10 की पावर 6। भाई साहब फंस गया। 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में 1 ग्राम सल्यूट। कैसे फंसा मुझे को नहीं पता। भाई ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। सुनो सुनो, अरे 10 की पावर 6 ग्राम का मतलब क्या है? 1000 kg। अरे 10 की पावर 3 ग्राम इज 1 kg एंड दिस इज 10 की पावर 6 ग्राम, तो ये 1000 kg हुआ। 1000 kg में 1 ग्राम सल्यूट, 1000 kg में 1 ग्राम सल्यूट। दिस इज 1 ppm। क्या आपको याद रहेगा ppm की डेफिनेशन? मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। इसी तरह होता है ppb, 10 की पावर 9। इसी तरह होता है ppb, बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। उसमें क्या हो जाएगा? मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 9। मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 9। मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर। अगर इसको लिखना तो लिख सकते। फिर इसको मेरे चलने से दिक्कत क्या है भाई? मैं कॉर्डलेस वाला मैं लेना ही पड़ेगा कि इसको मेरे चलने से दिक्कत है और मैं बिना चले रह नहीं पाता हूँ। मेरे क्लास में नाचने की आदत है पूरी।
चलो हाँ वो भी हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? उतना लेंथ आप निकाल लीजिए ना, जितना आप चलते हो उतना फंसेगा बस। रहने आए ठीक है, छोड़ 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 छोड़। इधर देखो, इधर पीपीएम समझ में आया? पीपीबी पीपीबी ओके। पांचवा मोल फ्रैक्शन। इधर देखिए सब लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मोल फ्रैक्शन। अगर मान लो कोई भी सोल्यूशन है, दो कंपोनेंट से बना है, मान लो ए और बी। कोई भी सोल्यूशन है वो दो कंपोनेंट ए और बी से मिलके बना है। मैंने ए के कितने मोल्स लिए? एन ए के कितने मोल्स लिए? मोल्स किससे डिनोट करते हैं? एन से ना। तो मैंने मान लो ए के 1 मोल लिए, सॉरी एन मोल लिए एन ए, और बी के एन बी। तो अगर मेरे को ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है एक्स ए इज इक्वल टू, तो मैं क्या करूंगा? मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन, यानी कि मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमें किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इट इज मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। लिखिए भाई, लिखिए। मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स या चाय, इसको हम चाय बोलते हैं असल में, पर कौन चाय 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 बार बार बोले? क्या है? काई? चाय काई भाई, वो तो प्रोनाउंसिएशन पे निर्भर करता है। अब कौन कितना बड़ा अंग्रेज का 28/2 है वो मेरे को पता। इधर 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 सबका ध्यान इधर। क्या मोल फ्रैक्शन समझ में आया है? ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स। एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक मिक्सचर लिया गैसेस का। मान लीजिए मैंने एक मिक्सचर लिया गैसेस का। O2 और N2, O2 का और N2 का। O2 का मैंने कितना मोल मिक्स किया? 1। N2 का 3। मोल फ्रैक्शन निकालिए O2 का। 1/4। 1 अपॉन, इजी ना, 1/1 + 3। N2 का कितना आ जाएगा? 3/4। ठीक है। अच्छा, अब मान लो कोई बहुत सारे कंपोनेंट वाला सोल्यूशन है। उससे पहले एक बात और, एक्स ए प्लस एक्स बी करो। वन ना। किसी भी कंपोनेंट, किसी भी सोल्यूशन के सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। किसी भी सोल्यूशन के जितने कंपोनेंट्स होंगे उनके सबका मोल फ्रैक्शन का सम कर दोगे तो 1 आएगा। क्यों आएगा? मान लो हमने एक सोल्यूशन लिया जिसमें ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, ई लिया, एफ लिया, ठीक है। इनके मोल्स कितने लिए? कितने? मान लो 1 2 3 4 5 6 ले लिए, मोल ले लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये 1 2 3 6, अरे 1 से 6 तक का सम कितना है? 20। 6 12 12 9। अबे यार 6 12 12 9 12 9 21 ना, वही मैं सोच रहा हूँ। तो 15 ये। अरे इधर सुनो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? टोटल मोल 21 है टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ जाएगा 1/21, बी क्या आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा, डी क्या आ जाएगा, ई क्या आ जाएगा, एफ क्या आ जाएगा, सबको ऐड करो, सबको ऐड करेंगे 21/21 आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा कि सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को जब सम करेंगे तो उनका सम क्या आएगा, यूनिटी 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लिख ले कि किसी भी सोल्यूशन के सारे मोल फ्रैक्शंस को ऐड करने पे 1 आएगा, किसी भी सोल्यूशन के सारे मोल फ्रैक्शंस को ऐड करने पे 1 आएगा। और जब हम बाइनरी का कोई कंपोनेंट, हम कोई बाइनरी सोल्यूशन लेंगे तो 2 ही कंपोनेंट है, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो क्या हम एक्स ए को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी? इसका यूज आएगा अगले साल। ठीक है ठीक है ठीक है, मोल फ्रैक्शन समझ गए, समझ गए, समझ गए। नेक्स्ट टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। और मोलैरिटी होता है, ध्यान से सुनिए, डेफिनेशन ध्यान सुनिए। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में हम कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अरे मोलैरिटी का क्या डेफिनेशन हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना आता है? क्या मोल्स कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं? क्या? अरे ठीक है, वो पीवी इक्वल टू एनआरटी से ही वो 22.7 और 22.4 आ रहा था। अरे 3 तरीके मैं आपको मोल्स कैलकुलेट करने के लिए बता दूं। सुनिए सुनिए सुनिए, मोल कैलकुलेट करने के 3 तरीके। एक तरीका होता है गिवन मास। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि अगर कोई गलती किया तो मैं उसको गिवन मास अपॉन मोलर मास। सबका ध्यान इधर। मोल कैलकुलेट करने के 3 तरीके, 4 तरीके। गिवन मास अपॉन मोलर मास पहला तरीका। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कहीं गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23। याद है सबको? अगर कहीं पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी चीज के दिए रहे तो डिवाइड बाई Na कर देंगे तो क्या नंबर ऑफ मोल आ जाता है। अगर कहीं पे गिवन मास दिया रहे, मास हमको कहीं गिवन रहे और हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, क्या नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। और अगर कहीं पे कोई आइडियल गैस हो, ये केवल गैसेस के लिए लगता है, अगर कहीं पे कोई आइडियल गैस हो तो और उसका वॉल्यूम दिया हो, तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 22.4 एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 22.7 एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार। 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार इज कॉल्ड STP। 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार इज कॉल्ड STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार इज कॉल्ड STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। क्या कोई शक, कोई शुबा, कोई दिक्कत? चौथा तरीका PV इज इक्वल टू NRT। समझ गए? अच्छा सुनिए, तो क्या, वापस आते हैं मोलैरिटी पे वापस आइए। क्या मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पूरा बोलेंगे इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन। भाई मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी? मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर मान लो 1 से ज़्यादा लीटर ले रहे हैं, 1 से कम लीटर ले रहे हैं, तो हम उसको लीटर में चेंज करके डिवाइड कर देंगे, जो भी है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? मोलैरिटी इज इक्वल टू, मेरे साथ बोलेंगे,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एग्जाम्पल 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 इज 24.5 gram H2SO4 dissolved in 500 gram water at density 1.05 gram per ml. Find molarity. Find molarity. Find molarity. Find molarity. 24.5 gram H2SO4 dissolved in 500 gram of water at 1.05 gram per ml. हाँ, फाइंड मोलैरिटी। अच्छा, क्या मैं सवाल को आसान कर दूं? ठीक है। क्या क्या है? देखते हैं, देख लीजिए। मैंने मोल से नहीं पूछा है, मोलैरिटी पूछी है। मैंने मोलैरिटी पूछी है। अरे क्या मोलैरिटी होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या आप मोल्स निकाल सकते हैं? 24.5 ग्राम H2SO4 dissolved in 500 ग्राम वाटर एट डेंसिटी ऑफ वाटर दी है 1.05 ग्राम पर ml। हर जगह आपको डेंसिटी ऑफ वाटर 1 दे रखी होती है ना, मैंने 1.05 दे दी। कर करिए भाई, करिए, बिना किसी संकोच के करिए। सभी लोग करेंगे। करिए। वन बाई टू। करिए करिए। ऑलमोस्ट 1/2, ऑलमोस्ट। करिए करिए करिए। पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। इसमें सोल्यूट क्या है? H2SO4 सोल्यूट है इसमें, पक्का? तो पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालिए। क्या गिवन मास H2SO4 का दिया है? मास गिवन है। क्या हम उसके मोलर मास से डिवाइड करें तो उसके मोल्स आ जाएंगे? तो निकालिए निकालिए निकालिए, सब लोग निकालेंगे, सब लोग। जतिन भैया हुआ, मोल्स निकालिए सबसे पहले, H2SO4 के मोल्स।
H2SO4 के मोल्स मोल्स निकालिए। अरे H का मास 1, सल्फर का 32, वो हो गया। ठीक है, तो मोल्स निकालिए। निकालिए मोल्स निकालिए। फर्स्ट स्टेप, क्या सबके मोल्स निकले? मोल्स और सॉल्यूट निकले कितना? 1/4। 1/4। अच्छा, क्या मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है? दिया है? नहीं, मतलब निकाल लिया। क्या 500 ग्राम दिया हुआ है, उससे लीटर निकाल लिया। ये आपने नहीं किया ना? क्या? ये आपने नहीं किया? मैंने अच्छा, अब मैं जो कर रहा हूँ वो देखिए आप। अब जो मैं कर रहा हूँ मैं वो देखिए। फाइनल 0.5 देखते हैं। अरे मेरे को पता नहीं, मैंने अभी तुरंत बनाया। सुनिए सुनिए ध्यान सुनिए। क्या इसके मोल सबके आए हैं 24.5 डिवाइड बाय 98 विच इज 1/4? सबके आए हैं। अब देखो, इधर देखो, मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यहां पे क्या दिया? 500 ग्राम वाटर। 500/1.05 तो देखो, बात तो ये है कि ये क्वेश्चन किया नहीं जा सकता। दिस वॉज अ ट्रैप। सुनो, इसीलिए ये था ट्रैप। ट्रैप ऐसे था कि मैंने मास दे दिया वाटर का, मैंने डेंसिटी दे दी वाटर की। इससे क्या निकलेगा? ये डेंसिटी वाटर की है, ये डेंसिटी वाटर की है। वही ना। सुनो, ध्यान सुनो। सुनो, हर जगह वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml देती है ना। मैंने 1.05 दे दी इसलिए जानबूझ के। ये है डेंसिटी वाटर की, मैंने मास ऑफ वाटर दिया। क्या इससे वॉल्यूम ऑफ वाटर निकलेगा? अरे मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल आएगा, पर मुझे तो चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। H2SO4 का तो निकाल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि H2SO4 की डेंसिटी थोड़ी दी है। हा। अगर यहीं पे मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया रहता तो मेरा काम हो जाता। अगर सोचो, अगर मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया रहता तो मेरी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती? फिर क्या होती? मैं सबसे पहले मोल्स निकालता, फिर मेरे पास मास ऑफ वाटर दिया है, फिर मेरे पास मास ऑफ H2SO4 दिया है, दोनों को ऐड करता और मास ऑफ सॉल्यूशन निकालता। एक बार मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मेरे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूं और उसको लीटर में कन्वर्ट कर दूं? क्या मैं यहां पे पुट कर सकता हूं? बोलिए, अरे बोलिए, कर सकता हूं ऐसे? लेकिन यहां पे कुछ भी आंसर। दिस वाज अ ट्रैप। कोई बात नहीं। अगर आपने मान लीजिए वो मान के कर भी दे तो कोई ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप एक आसान क्वेश्चन कर लीजिए। पहले ट्रिकी कर लिया तो आप एक आसान क्वेश्चन कर लीजिए। मान लीजिए 8 ग्राम NaOH लिया है और इसको 2 लीटर पानी में मिलाया है। कितना है मोलैरिटी? मोलैरिटी बताइए। अब एक आसान क्वेश्चन कर लीजिए। अरे करो यार, करो, एक कर लो, एक मेरे लिए कर लो। 8 ग्राम NaOH है, 2 लीटर पानी में मिलाया, मोलैरिटी बताइए। हाँ, अगर कलम नहीं उठनी चाहिए और सही आंसर बताना है।
सही आंसर बताना है, कलम नहीं उठनी चाहिए, कलम नहीं उठेगी, कलम नहीं उठेगी। NaOH लिखा है। हाँ NaOH है, NaOH। हाँ 23। कलम नहीं उठनी चाहिए, 0 पॉइंट, ठीक है, पता नहीं, मुझे आंसर नहीं पता, पर कलम नहीं उठनी चाहिए इसमें, कलम नहीं उठेगी। 8 ग्राम NaOH लिया है, 2 लीटर पानी में मिलाया है, 0.1। ऐसे तो कभी मेरे को लगा मेरे को चुप होने को बोल। हाँ ठीक है। अरे NaOH का मोलर मास 40, तो 8/40 नंबर ऑफ मोल्स कितने होगा, 8/40 यानी कि 1/5, 1/5। और क्या 2 लीटर में मिला रहे हैं, तो 1/5 डिवाइड बाई 2, 1/10, 1/10, 0.1 आया। कलम उठी नहीं ना, चलिए ठीक है। मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्या मैं आपके 5 मिनट और ले सकता हूं, 5 मिनट और? लास्ट नहीं, मतलब फिर भी मोलैलिटी, स्ट्रेंथ में तो क्योंकि कुछ है ही नहीं, मैं आपको बता दूंगा, स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, ग्राम पर लीटर। क्या इससे पहले वाला बता दूं? अरे भाई ये करके दिखा दूं? अरे सुनिए, क्या इसमें आपके मोल्स तक आ गए थे? मोल्स आ गए। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है, मोलैरिटी पूछा है, और दिया क्या है, मास ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, और फिर मोलैरिटी पूछा है। नहीं निकल सकती, आंसर ये है, नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती? क्योंकि इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमारा क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। पर वॉल्यूम ऑफ वाटर तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हाँ क्वेश्चन वही तो बोला था कि क्वेश्चन ट्रैप है। नहीं घबराइए इट्स अ ट्रैप। अच्छा इधर देखिए, अब बाकी सारे कंसंट्रेशन टर्म से हल्का सा अंतर है इसमें। बाकी हर कंसंट्रेशन टर्म में सल्यूट की और सोल्यूशन की चर्चा हो रही थी। किसकी? सल्यूट की और सोल्यूशन की। इस कंसंट्रेशन टर्म में सल्यूट की और सॉल्वेंट की चर्चा होगी, ठीक है। तो मोलैलिटी स्मॉल m इज मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। पूरा बोलेंगे, पूरा। मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है। अच्छा, मैंने 32 ग्राम NaOH मिलाया है 200 ग्राम पानी में। मोलैलिटी निकालिए जल्दी से। मैंने 32 ग्राम NaOH मिलाया है 200 ग्राम पानी में, मोलैलिटी निकालिए जल्दी से। कलम उठाना अवॉइड करें, क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट पहले निकालेंगे। मोल्स ऑफ NaOH 32/40 और डिवाइड बाय करेंगे इस मास को kg में कन्वर्ट करेंगे ना। 4 गुड 4 32/40 डिवाइड बाय 0.2। ठीक है, आ जाएगा। हो गया। अच्छा, एक और कंसंट्रेशन टर्म, strength of solution is nothing but mass of solute. Strength is nothing but mass of solute in liter, volume of solution in liter। भाई 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मास ऑफ सोल्यूट होगा, उसी को हम बोलेंगे स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर। नहीं, मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट।
ये है मास ग्राम में। हाँ, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मास सोल्यूट का। क्या सबका हो गया? सारे कंसंट्रेशन टर्म समझ में आए हैं? एक बार हम फिर से जल्दी से सब कुछ देखेंगे। सुनिए मेरे साथ साथ सब लोग बोलेंगे, क्या x% बाई मास है 100 ग्राम सोल्यूशन में x ग्राम सोल्यूट? बोलेंगे बोलेंगे। x% बाई मास है 100 ग्राम सोल्यूशन में x ग्राम सोल्यूट। x% बाई वॉल्यूम है 100 ml सोल्यूशन में x ml सोल्यूट। x% मास बाई वॉल्यूम है 100 ml सोल्यूशन में x ग्राम सोल्यूट। pp क्या गया? खिचड़ी बना दिया? अच्छा बन रही है धीरे धीरे। अरे परसेंट बाई मास लिखा रहेगा तो देख रहे हो ना, ऊपर और नीचे मास है, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट लिख लोगे ना। अच्छा वो खिचड़ी बन रही है। अरे ठीक है, तो ऐसे नहीं कराते। ठीक है, क्या समझ में तो आया है ना? समझ में आ गया है? तो एक काम करिए, एनसीईआरटी के कुछ सवाल मार्क करिए, ट्राई करके आइएगा। एनसीईआरटी के एनसीईआरटी दिखाइए मेरे को, एक एनसीईआरटी दीजिए। हाँ अच्छा, आप लोगों के पास तो 11th की होगी नहीं, आप लोग अपनी 12th की करके आइए। 12th के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो करके आइए, ठीक है? ट्राई। क्वेश्चन नंबर 1.5 एक्सरसाइज का 1.5, 1.5, 1.6, 1.5, 1.6, 1.11, 1.12। आप अब तो पूरी एनसीईआरटी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो पूरी एनसीईआरटी कर लीजिएगा। 1.29 कुछ भी सब कर लीजिए, कर लीजिए। कल और परसों आप कल मैं कंसंट्रेशन टर्म पे क्वेश्चन कराऊंगा और कल और परसों मिला के आपकी एनसीईआरटी की डिस्कशन होगी। हो पाएगा, कॉन्फिडेंस है भाई, कॉन्फिडेंस। चलिए आज की सभा इसी के साथ समाप्त।